प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आपको इस चैनल में आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पहले पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 10 के पहले पार्ट को। और पहले पार्ट कक्षा 10 के साथ ही मैंने आपसे मेरे पहले सेशन में कहा था कि आप कक्षा 9 वाले विद्यार्थी भी इसको देखें, क्योंकि कक्षा 9 के अंदर जो पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, और कक्षा 10 के अंदर जो पहला पार्ट है वास्तविक संख्या, ये भी नंबर सिस्टम ही माने इसको भी आप। तो दोनों पार्ट इक्वल है। दोनों पार्टों को बिल्कुल आपको तैयार करना है, कक्षा 9 के विद्यार्थी हों चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों। तो ये एनसीईआरटी का सिलेबस आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और ये हमारा प्रथम जो चैप्टर रियल नंबर, और उसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्नावली पर पहुंचने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपके लिए प्रत्येक वास्तविक संख्या तक पहुँचे उससे पहले हमको कौन कौन सी शब्दावलियों की, कौन कौन सी परिभाषाओं की हमको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे एग्जाम्पल्स, हमारे प्रश्न, जिसको हम आसानी से सरल कर पाएँ। तो उसके लिए आज शुरू करते हैं। आपको लगेगा सर कक्षा 6 में ले गए, कक्षा सर हमें कक्षा 7th में ले गए, कक्षा 8th में ले गए, 9th में ले गए, और हम तो 10th के विद्यार्थी हैं। बट जो भी मैं आपको परिभाषाएँ आज बताऊँ, उस परिभाषाओं को आप आत्मसात कर लें। आत्मसात का अर्थ है बिल्कुल उसको याद कर लें, तो आपको बिल्कुल आपका किसी भी प्रकार का डाउट्स आपका इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अपने मित्रों तक इस क्लास को आप शेयर कर दें, जिससे कि वो मेरे इस चैनल से जुड़े, भगवान सिंह गुजर बोली SWM से, और निरंतर वो गणित का अध्ययन मेरे साथ कर पाए। तो आज शुरू करते हैं। जो प्रथम परिभाषा हमारी जो निकल के आती है, वो प्रथम परिभाषा आती है आपकी प्राकृत संख्या की। इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल यानी n से प्रारंभ होता है, तो इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसकी सीधी सीधी परिभाषा आपको याद रखनी है कि वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है या लिखी जाती है, आप जैसा भी समझना चाहे, अनंत तक जाती है। वे संख्याएं प्राकृत संख्या, या जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, वे संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये आपके पास प्राकृत संख्या की आपकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई छोटी सी, कि वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हो और कहाँ तक जाते हो, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ऐसे नंबर का जो समुच्चय हो गया, ऐसा नंबर का जो गुलदस्ता हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक लिखा मैंने, अनंत तक। ये अनंत तक जा रही है। अब इस अनंत की जगह मैंने ये ऐसा लिख दिया, मैंने जो आपके 8 बनते हैं, यानी 8 जो बनता है, उसको मैंने इस तरीके से लिखा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, अनंत को। तो आपको जहाँ पर भी ये चिन्ह मिले, तो आप क्या समझोगे उसके लिए कि सर ये अनंत है। तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने 1 से स्टार्ट किया, और कहाँ तक पहुँच गए हम, अनंत तक पहुँच गए। अब आप कहोगे सर ये 5 के बाद में डायरेक्ट इन्फिनिटी पे कैसे आ गए। अरे भाई, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, डॉट का अर्थ हो गया 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 12। तो ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के जो नंबरों का जो गुलदस्ता है आपके पास, इस नंबरों का जो आपके पास ये पूरी की पूरी एक यूनिट आपके सामने नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। वापस मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाती हो, इन्फिनिटी तो जाती हो, यानी 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक पहुँच गए, अनंत तक। अनंत अर्थ इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर को हम, या ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा हमारी आती है, ये तो नंबर 1 परिभाषा थी, जो कक्षा 6 में भी आपको मिली है, कक्षा 7 में भी मिली है, कक्षा 8 में भी है, कक्षा 9 में भी है, और कक्षा 10 में भी है। अब आती है अगली परिभाषा, उसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या।
अब पूर्ण संख्या, इसको भी अंग्रेजी में बोलते हैं वोल नंबर, और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है, यही परिभाषा यहाँ पर शिफ्ट करनी है, थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा। कहाँ? ये जो 1 है इसकी जगह आपको 0 लिखना है, काम हो गया अपना। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ कि आपने वहाँ पर प्राकृत संख्या में स्टार्ट कहाँ से किया था? 1 से, और कहाँ तक पहुँच गए थे आप? इन्फिनिटी तक पहुँच गए थे। अब यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक पहुँचना है? आपको वही इन्फिनिटी तक पहुँचना है। तो जो गुलदस्ता बन जाए उसी गुलदस्ते को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वे संख्याएं यानी वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाते हैं या लिखी जाते हैं, ये मानो ये लिखे जाते हैं, वे संख्याएं वोल संख्याएं यानी वोल नंबर कहलाते हैं, यानी उसको बोलते हैं, वे संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आप कहोगे सर ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 1 से प्रारंभ था मामला, यहाँ पर किससे स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है। तो इसको भी आप बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आ गए हम? इन्फिनिटी तक आ गए। तो आप कह दोगे सर ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है, और कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ती जाएगी, लिखते जाए। कहाँ तक लिखते चलेंगे? इन्फिनिटी तक लिखते चलेंगे, यानी अनंत तक लिखते चलेंगे। इस प्रकार के नंबर को हम वोल नंबर, या हम हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्या के रूप में हम यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसमें मज़ेदार वाली बात ये आ गई कि जो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? वो प्राकृत संख्या है। आप कहोगे यहाँ पर प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है सर, कैसे? ये देखो प्रत्येक ही तो है। आप 0 को हटा दो तो आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देन आप कह दोगे कि सर प्रत्येक जो आपकी पूर्ण संख्या है, प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है क्या? तो आप कह दोगे नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या में तो 0 आता है, 0 यहाँ पर नहीं होता। तो आपके पास 2 कंडीशन आपके पास यहाँ पर मिली। ये डियर स्टूडेंट आपको सोचना पड़ेगा, और जब सोच लोगे इस तरह की बातें तो आपको सवालों में तो सवाल ही नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए। ये सोचना, नंबर 1 कंडीशन क्या सोचना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। बट प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक का मतलब यानी पूरी। अब बताओ पूरी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या आ गया? तो आप कह दोगे नो, नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0 गायब है। अब इसकी कहे बात कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आ गया, तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का पूरा मामला आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दिख रहा तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, बट प्रत्येक पूर्ण संख्या है या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली जो तीसरे नंबर की जो हमारी परिभाषा आती है, डेफिनेशन आती है, वो आपकी आती है पूर्णांक की। पूर्णांक को हम इंटीजर नंबर से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर भी आपको आई नज़र आए तो आप समझ जाओगे कि पूर्णांक की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको परिभाषा यहाँ पर बताई थी, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। अगर इस ग्रुप को क्या बोला था हमने? अभी आपने कहा था सर ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या है। अगर इस पूर्ण संख्या में मैं माइनस की संख्याओं को ऐड कर दूं, माइनस के संख्याओं का भी इसमें एक गुलदस्ता तैयार कर दूं, समुच्चय बना दूं या इसमें जोड़ दूं, तो
आप कहोगे किस प्रकार, जैसे मैंने माइनस की संख्या भी यहाँ पर रखी, -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट, ये भी इधर चल रहा है इन्फिनेटिव तक। तो आप कह दोगे सर ये पूरा का पूरा जो गुलदस्ता आपको नज़र आ रहा है, इस गुलदस्ते को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, यानी कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि हम पूर्णांक संख्या के लिए जो डेफिनेशन देंगे, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हम सम्मिलित कर लें, कौन सी संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हम सम्मिलित कर लें, ये आपका पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या के अंदर भी मैं ऋणात्मक संख्याओं को भी क्या कर लूँ, सम्मिलित कर लूँ, ये ऋणात्मक संख्या भी मैंने सम्मिलित कर ली, तो ये जो आपको गुलदस्ता नज़र आ रहा है, ये संख्याएं जो आपको नज़र आ रही है, अब ये पूर्ण संख्या नहीं रहकर कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर जो परिभाषा लिखोगे, यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो वे पूर्णांक कहलाते हैं, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक, तो आपको वापस आप इसको समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास पूर्ण संख्याओं की परिभाषा पता है, आपको पूर्ण संख्याएं कहाँ से निकली है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया हमने क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो प्राकृत संख्या में भी जीरो ऐड कर दिया, जीरो ऐड करते ही यानी जीरो को सम्मिलित कर दिया, इसमें सम्मिलित होते ही कह दिया है पूर्ण संख्याओं में भी हमने ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया। तो सम्मिलित करने के बाद में जो ये संख्याएं हमको प्राप्त हो रही है, इन संख्याओं को हम कौन सी संख्याओं के नाम से प्रदर्शित करते हैं, तो आप कह दोगे सर ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक संख्या के बाद जो अगली परिभाषा हमारी निकल के आती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगली परिभाषाओं की ओर। चौथे नंबर की जो डेफिनेशंस आ रही है आपके पास, परिभाषा आ रही है, वो है आपके पास परिमेय संख्या की। ये आपके पास नंबर 4, ये आ गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब देखिए ये पाठ इस संख्याओं पर इर्द गिर्द चलेगा, ध्यान रखना। ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, वो आपके पास परिमेय संख्या, और अगली जो परिभाषा हमारी बनेगी वो आती अपरिमेय संख्या। वहाँ से ये पूरा का पूरा पाठ घूमेगा, ध्यान रखना। अब जो मुख्य परिभाषाएं आ रही है निकल के, वो परिभाषा जो 3 परिभाषा थी, एन की, डब्ल्यू की और आई की, यानी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की और इंटीजर की, तो वो तीनों परिभाषाएं हमने 6, 7, 8 से उठाई है, 9 में भी है, और ये जो परिभाषा है ये 9 में भी है और 10 में भी है, 8 में भी है। बट यहाँ से हम विस्तार करना इसका प्रारंभ करेंगे। तो देखिए उन जो 3 परिभाषाएं हमने सीखी है, वो परिभाषाओं का इस परिभाषा में यूज हो रहा, देख लो आप, नीचे से जुड़ता चले जा रहा है, तो यहाँ पर भी उन तीनों परिभाषाओं का कहीं ना कहीं यूज है। अब ध्यान देखो कि वे संख्याएं, यह वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, P तथा Q पूर्णांक हो। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाली संख्या का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसी जो संख्याएं होती है वह कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे, तो ये
तो यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या हो गई तो अब आप कहेंगे सर ये क्या, ये पूर्णांक क्या आ गया? पूर्णांक से तात्पर्य अभी अभी मैंने आपको बात बताई है पूर्णांक की, ये पूर्णांक की अभी अभी बताई भैया। ये माइनस का भी मामला होता है, इसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, डॉट डॉट ये चलता रहता है। ये क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक है तो कोई सी भी दो संख्या आप उठा लो यहाँ से। जैसे मैंने उठा ली p का मान, मैंने उठा लिया 1 ले लिया। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे p बराबर मैंने क्या ले लिया 1 और q बराबर मैंने ले लिया 2। तो आप कह दोगे p बटा q यानी 1 बटा 2। अब बताइए ये क्या परिमेय संख्या है? तो आप कह दोगे बिल्कुल है। कैसे पहचान रहे हो आप? क्योंकि ऊपर वाली संख्या, यानी ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम? ये आपका अंश और ये आपका क्या हो गया? हर। अब जो ऊपर वाली संख्या यानी p और q को क्या कहा हमने? पूर्णांक। और पूर्णांक को क्या कहा हमने? जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, 0 भी सम्मिलित हो, तो वे संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और p और q क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर देखो p बराबर 1 है, ये 1 आ गया, q बराबर 2 है, ये 2 आ गया अंश और हर के रूप में। तो हमने कह दिया बिल्कुल हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग, क्योंकि नीचे q का मान 0 नहीं है, q का मान कितना है? 2 है। तो आप कह दोगे कि सर ये जो आपका जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में आप इसको मान सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, जैसे ले लिया मैंने 0 ले लिया 0। अब आप कह दोगे 0 कैसे? जैसे 0 के लिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया जैसे 0 बटा 2। अब बताइए परिमेय है क्या परिमेय है? तो आप कह दोगे सर ये परिमेय संख्या ही है। वो कैसे है? क्योंकि यहाँ पर p का मान क्या है? 0, q का मान क्या है? यहाँ पर 2। बताइए q का मान 0 है क्या? आप कहोगे नहीं है, p का तो 0 है, लेकिन इस परिभाषा में p के लिए 0 कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नहीं होना चाहिए। इसने तो कहा कि होना चाहिए। कैसे? कि p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक का मतलब माइनस भी है, 0 भी है और 1 2 3 यानी प्लस वाली संख्या भी है। तो यहाँ पर इजी गोइंग आपने कह दिया कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या यानी 0 बटा 2 यानी किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो आप कह दोगे 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपके पास ये एग्जाम्पल्स है। और भी एग्जाम्पल्स हम प्रश्नों के साथ हम वहाँ पर तैयार करेंगे। अब इसके अंदर देखो कुछ इसकी स्पेशलिटी यानी इसकी विशेषताएं भी होती है कि विशेषताएं क्या क्या होती है। यहाँ पर हमने बात की है, ये जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ये क्या है? प्राकृत संख्या भी इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, पूर्ण संख्या भी नज़र आ रही है, पूर्णांक भी नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे कह देना कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो आप कह दोगे कि सर नंबर 1 में विशेष में हमने लिया कि क्या? एक तो प्राकृत संख्या, दूसरी कौन सी? पूर्ण संख्या, और तीसरा क्या? पूर्णांक। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं हैं नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये सब p और q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक की बात हमने यहाँ पर कर ली। कंडीशन एक लगी हुई है, ध्यान रखना कि q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। और ये जो आपने संख्या रेखा पर दी है, आपने संख्या रेखा पर आप प्रत्येक परिमेय संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखो नंबर 2 पे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित क्या? परिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम? वहां पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ये दो बातें तो हमने यहाँ पर लिखी कि जो आपकी जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है और भिन्न संख्या है, यानी भिन्न परिमेय भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है भिन्न भी।
दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखा है आपके कि जो संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है या की जा सकती है या प्रदर्शित हम करते हैं। और नंबर 3 पर हम बात करें कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या हमने ले ली, इसको लिखने की यहाँ पर नियम की जरूरत नहीं, इसको तो वैसे ही समझ लें आप। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 1/2 हमने लिया था एग्जाम्पल। अब 1 में भी 2 से गुणा कर लिया और 2 में भी 2 से गुणा कर लिया तो क्या हो गया 2/4। कोई फर्क पड़ा क्या? आप कहोगे सर ये 1/2 था और अब भी 1/2 ही है, कैसे? 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहेंगे कि जब परिमेय संख्या के जो अंश और हर में सेम संख्या को जोड़ दे, जैसे 2 है, जोड़ना नहीं सॉरी गुणा करना, यानी अंश और हर में यदि किसी पूर्णांक का हम गुणा करते हैं तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी और सेम ही प्राप्त होगी। आप देख लें, क्योंकि उसको हम बिल्कुल काटेंगे या जब हम इसको छोटा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये नंबर 3 वाली कंडीशन हमको यहाँ पर निकल के आती है। और हमें इन सारी बातों को हम शांत और अशांत परिमेय संख्या को प्रसार के रूप में शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में भी वो प्रश्नों के साथ ही हम इसको समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी एक प्रमेय भी है। और उस प्रमेय को जब हम समझाएंगे तब शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती की हम वहाँ पर बात करेंगे। तो आपका जो दशमलव प्रसार है, यानी जब हम किसी 1 में 2 का भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या रिपीट हो रही है कि संख्या, वो सारी की सारी बात हम यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार यानी शांत दशमलव आवर्ती की बात करेंगे, वो प्रमेय के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा मेरा मानना है कि आपको आ गई होगी कि वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। P एंड Q क्या है? इंटीजर, वो इंटीजर नंबर है, यानी इंटीजर का मतलब पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर ज़्यादा फैलाना नहीं है रायता। अपन को तो जो अपना काम की बातें हैं उसको हम समेट रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को हम क्या कर देते हैं? प्रदर्शित किया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा था कि परिमेय संख्या में अंश और हर में अगर समान संख्याओं को गुणा कर देते हैं, समान संख्याओं को गुणा करें तो वो परिमेय संख्या के रूप में आपको वहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये आपकी आती है चौथे नंबर की जो परिभाषा थी, ये परिमेय संख्या की परिभाषा थी। और अब आती है आपकी अगली परिभाषा, उसको हम समझेंगे अपरिमेय संख्या के रूप में। जो परिभाषा हमने बात की अपरिमेय संख्याओं की, उस पर हम यहाँ पर अब प्रकाश डाल रहे हैं। 5वें नंबर की जो परिभाषा निकल कर आ रही है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है कि अपरिमेय संख्याओं को किस रूप में हम पढ़ें। अ लग गया यानी अपोजिट हो गया मामला, ये माने हिंदी के हिसाब से। बट इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वे संख्याएं या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, नहीं किया जाता है। P तथा Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मैंने वही परिमेय संख्या की परिभाषा लिख दी, अंतर क्या रखा? वहां पर था, यहाँ पर नहीं आ गया, यानी इतना सा मैंने यहाँ पर आपको अंतर लिखा है यहाँ पर कि व्यक्त नहीं किया जाता है, ये नहीं आ गया भाई साहब। अगर हाँ हो जाता तो आप कह देते कि ये परिमेय संख्या है, और यहाँ पर नहीं की बात की है मैंने, तो आप समझ गए कि वे संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, पहली बात। और बाकी के कारण ही तो सेम वही है परिमेय संख्या वाली। आप कहोगे P तथा Q पूर्णांक हो, पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब मैंने आपको बता रखा है, वही -2, -1, 0, 1, 2, ये डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट, ये आपका इंटीजर नंबर है, ये पूर्णांक। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे का जो नंबर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब लिखा ही नहीं जा सकता P/Q के रूप में,
तो आगे दुकान जमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कहें कि भाई आज तो संडे का ऑफ है, आज मार्केट नहीं खुलेगा, और जब नहीं खुलेगा तो दुकान खोलने का क्या फ़ायदा आपको, जब मार्केट खुलेगा ही नहीं। तो ये स्थिति P बटा Q के रूप में जब आप लिख ही नहीं पा रहे हो तो ये आगे की कहानी को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, P तथा Q पूर्णांक और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने कोई अंडर रूट के रूप में अपन इसको लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13 ... और डॉट को रहने दो क्योंकि ये अलग अलग नंबर आएंगे। ये अंडर रूट 2, अब बताओ इसमें दशमलव आएगा। अगर ये 4 होता तो क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या? मैंने कह दिया यहाँ पर अंडर रूट 4। अब आप कहोगे सर 4 का अर्थ तो ये हो गया 2 × 2, 1 2 बाहर निकल गया इसमें से, ये इसका वर्गमूल करेंगे यानी अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आ गया। 2 क्या है? हमने लिखा है प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर और प्रत्येक इंटीजर, प्रत्येक भिन्न, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये n क्या है, 2 है। अब 2n का अर्थ क्या हो गया? आप कहोगे सर ये प्राकृत संख्या है, और प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये 2 क्या हो गया? आप कह दोगे कि ये 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। और कब परिमेय संख्या है? जब ये अंडर रूट में रखा होगा इस तरीके से, तो 2 परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर बताइए इसका कोई ऑपरेशन करोगे क्या? इसका मान तो 1.14 इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो आपको संख्या नजर आ रही है, ये संख्याएं कौन सी संख्या है? आप कह दोगे अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में पाई को भी रख रखा है। क्या रख रखा? पाई को। अब पाई में क्या, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाई कैसे अपरिमेय संख्या हुई, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, पाई बराबर 22/7, यही पढ़ा है आपने। अरे पढ़ा भी यार, हम भी पढ़ाते हैं कि 22/7 रखो और ये क्षेत्रफल निकालो और ये बात हो गया, अरे आंसर आपके पास आ गया। बट एक्चुअल में पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है मिस्टर। पाई का मान 22/7 हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए 22/7 का उपयोग करते हैं, और उपयोग की दृष्टि से यानी 22/7 से समीप, यानी पाई का मान क्या होता है, 22/7 के समीप होता है, बिल्कुल नज़दीक होता है। तो हम मान लेते हैं, जैसे एक समुद्र में से एक लोटा अगर हमने पानी निकाल लिया बाहर, तो समुद्र में फर्क पड़ा क्या? तो वो फर्क को नहीं समझते हुए हम क्या कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। एक्चुअल में पाई का मान 22/7 होता नहीं है, इसलिए हम इसको पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अगर 22/7 होता है भाई साहब, तो आप कह दोगे कि सर ये लो, ये भी P है, P का मतलब पूर्णांक, ये भी Q है, ये भी पूर्णांक, और P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, तो ये परिमेय होना चाहिए। बट पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 22/7 के समीप होता है। तो हम मान लेते हैं, इमेजिंग कर लेते हैं कि भाई ये जो पाई का मान है 22/7 है, होता नहीं है एक्चुअल में। इसलिए हमने पाई को कहाँ पर रखा है, अपरिमेय संख्या के रूप में हमने यहाँ पर इस पाई को रखा है। अब चलते हैं इसमें आगे। अब इसमें कुछ बातें और आपको थोड़ी सी याद रखनी, परिमेय और अपरिमेय संख्या की। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या सॉरी, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दिया, अपरिमेय संख्या को क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये दोनों ही कंडीशन में हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो आपके दिमाग में, आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये किस तरीके से आपने लिख दिया। अरे आपको पता है परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता है,
हो सकती है 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या आपको पता है पाई भी हो सकती है, अंडर रूट 2 भी हो सकता है, 1.1001001040 ये भी हो सकता है। तो आप कहोगे सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो वो नया नंबर आपको प्राप्त होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। ये लो सर, पहली बात हो गई अपरिमेय संख्या के रूप में। अब दूसरी बात आती है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दे तो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखना कि परिमेय संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 क्या है? अपने आप में परिमेय संख्या है। अब आप कह दोगे कि 0 है ये आपके पास, ये 0 प्लस अंडर रूट 2। अब 0 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 2 ही जोड़ेंगे। अंडर रूट 2 क्या होगा आपके पास? अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आप बता दोगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या हो गई। अब आगे देखो, आगे की कहानी, आगे कहा इसके अंदर 2 बात होगी। तीसरा देखो, परिमेय संख्या में, ये आपकी परिमेय संख्या में गुणा करना है हमको, किससे? अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से। अब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करना है। इसी तरह चौथी कंडीशन पे परिमेय संख्या भाग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो आप सीधे सीधे यहाँ पर भी यही कहोगे कि सर अपरिमेय 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 अपरिमेय, खेल खत्म। आप कह दोगे चाहे गुणा कर लो, चाहे भाग कर लो, चाहे जोड़ कर लो, चाहे बाकी कर लो, क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको अपरिमेय को ही रिपीट करना है और यहाँ पर भी आपको अपरिमेय को क्या करना है? रिपीट करना है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर समझ गए कि जब भी हम परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आप जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब घटाओगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे, शून्येतर, ये ध्यान रखना, इसमें एक बात और लिखना, शून्येतर। शून्येतर समझ गए? शून्येतर के रूप में अगर ये शून्येतर परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, यानी 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर 0 हो गई तो ये 0 से टकरा गई अपरिमेय संख्या तो वो भी 0 हो गई। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपके पास है कि 0 इंटू अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को 0 से गुणा किया तो 0। अब 0 तो अपने आप में कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर समझ जाओगे कि सर ये 0 नहीं होना चाहिए संख्या में, और तो तुम्हारी मर्जी पड़ो जो ले लो। तो यानी शून्येतर परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या से जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और शून्येतर परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आपके पास जो प्राप्त होगी वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमने थोड़ा सा हमने यहाँ पर भाग पढ़ा। अब क्या हुआ कि हम बाजार गए सब्जी लेने के लिए और वहाँ पर हमने क्या किया, कुछ सब्जियाँ खरीदी। अब उन सब्जियों के नाम भी हमने जब दुकान वाले से पूछा, हमारा थैला इस तरीके से था, ये थैला हमारे थैले का ये बिल्कुल, हमने इसमें सब्जी रख दी। पहली सब्जी रखी हमने परिमेय संख्या, उसने जो सब्जी विक्रेता ने कहा कि भाई ये सब्जी है ना, इसका नाम क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरे ठेले वाले के पास गए तो वहाँ पर भी हमने कुछ सब्जियाँ खरीदी। उसने कह दिया भैया परिमेय सब्जी तो दूसरा बेचता है और अपरिमेय सब्जी मैं बेचता हूँ। उसने कहा भैया तू भी दे दे थोड़ा सा माल। तो इसने भी अपरिमेय संख्या खरीद ली और इस थैले में रख ली। अब ये देखो आपके पास परिमेय और अपरिमेय संख्या एक थैले में आ गई, और इस थैले में जो ये संख्याएं होती हैं, इन सारी संख्याओं को हम बोलते हैं रियल संख्या, यानी वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपके पास यह पाठ में आपका नाम है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का अर्थ क्या हुआ है? या तो हमने बिल्कुल कॉमन परिभाषा के रूप में लिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब हमने क्या कर लिया, एक थैले में रख लिया। थैले में रख लिया, थैले में रख के घर आ गए। पिताजी ने कहा, आपने तो कहा पिताजी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लाए। पिताजी ने कहा कि बावड़े परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं लाए, आप क्या लाए हो? वास्तविक संख्या लाए हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो
वास्तविक संख्याओं और भी किस किस रूप में समझ सकते हैं। यानी कि हमने कहा है, ये हमने बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से, बहुत ईजी एग्जाम्पल से इसको समझा हमने। हम कहें कि जैसे हम कह दें यहाँ पर कि सभी परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, यानी जो ऐसे मान के चलो कि ये वास्तविक संख्या तो पिताजी है और इस पिताजी के 2 लड़के हैं। अब इन दोनों लड़कों को कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और अगर आप और भी ऊपर बढ़ना चाहो, यहाँ पर तो हमने वास्तविक संख्या की बात की है, आप चाहो तो और भी अगर ऊपर बढ़ना चाहो, क्योंकि आपका तो यहीं से शुरू हुआ कक्षा 10, तो यहाँ से आपको नीचे उतरना है, हमने नीचे से ऊपर की ओर बढ़े हैं। आप चाहो वास्तविक संख्या के साथ, वास्तविक का मतलब रियल नंबर, और इमेजिंग नंबर यानी उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इमेजिंग नंबर। और जैसे आपने देखा होगा माइनस का √2, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। आप सीधा सीधा कह दोगे सर ये काल्पनिक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इनके भी पिताजी हैं, इनको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। अब आप समझ गए। आप ऊपर से जब नीचे की ओर बढ़ रहे हो, ये हमने तो नीचे से चले, हम तो चले वास्तविक संख्या उसे चले, प्राकृत संख्या से चले, पूर्ण संख्या पर पहुँचे, पूर्ण के बाद पूर्णांक पर पहुँचे, परिमेय पर पूछे, अपरिमेय संख्या पर पहुँचे, दोनों को मिक्स किया तो हमने वास्तविक संख्या पर पहुँचे। वास्तविक संख्या का भी ब्रदर मिल गया आपको, कौन सा, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या को भी हमने किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया, सम्मिश्र संख्याओं के रूप में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका जो भाग है इसका काल्पनिक नंबर, ये कक्षा 11 के अंदर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कक्षा 10 में तो यहीं से आपको बात करनी नीचे तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने छोटी छोटी परिभाषाएं आपको लिखाई है, समझाई है, और मैंने प्रयास किया है कि आप लोग अगर ये परिभाषाएं अगर सीख गए तो, क्योंकि आपको सिद्ध करना है, आपके पहली प्रश्नावली के अंदर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझनी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के भी प्रत्येक शब्द, यानी उसमें कहा गया कि 2 धनात्मक पूर्णांक P और Q दिए रहने पर, अब 2 धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक आपको पता है -0 प्लस, उसने कहा भैया धनात्मक, तो हम प्लस वाले लेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है। लो भाई, अद्वितीय पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की परिभाषा में बता चुका, विद्यमान है जहां A = BQ + R। ये प्रमेय संख्या, ये प्रमेय है, और इस प्रमेय पर आधारित हम मसअप निकालेंगे, यानी HCF आपको वहां पर निकालना है। और इतनी इजी पैटर्न से आपको HCF निकालना है कि आप कहोगे सर बिल्कुल आनंद आ गया हमको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में। और आपको सबसे इजी प्रश्नावली ये लगने लगेगी। कब लगने लगेगी, जब आप इन परिभाषाओं को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि वहाँ पर जब प्रमेय लिखूंगा, प्रमेय में देखो मैं बोल रहा हूँ अभी, आप इसको ये समझना कि आज हमारे टॉपिक में प्रमेय नहीं है, कल के उसमें आएगा, कल की क्लास में। मैं बोल रहा हूँ कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, 2 धनात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक की परिभाषा भैया आपको आएगी तो आप धनात्मक तक पहुँचोगे। धनात्मक पूर्णांक P और Q दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय यानी यूनिक अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R। अब अद्वितीय पूर्ण संख्या की परिभाषा आपको पता है, उधर पूर्णांक की बात कर ली हमने, इधर पूर्ण संख्या की बात कर ली। अब देखो, पूर्ण संख्या की परिभाषा बताई मैंने, पूर्णांक की परिभाषा बताई, इसका उपयोग वहाँ पर प्रमेय में करेंगे। और वो प्रमेय आपको ऐसी लगेगी, आनंद आ गया सर के, बहुत अच्छा लगा हमको, और आप गणित से स्नेह करने लगेंगे, गणित से आप बहुत स्नेह करेंगे, जिससे कि आप गणित के बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में आप निकलेंगे। क्योंकि आप और हम सब गणित के विद्यार्थी, और गणित जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। आपने 5-7 परिभाषा याद की, पूरी आपकी पहला पाठ तैयार। बताओ कौन सी विषय में है जो 5 लाइन याद करने पर आपको पूरा पाठ तैयार हो जाता है? कोई से में भी नहीं है। चाहे इंग्लिश में जाओगे, वोकेबलरी करो, नियम करो, ये टेंसेज याद रखो, इधर से वोकेबलरी वो पैसिव वॉइस का प्रयोग करना, WH वर्ड जाना, क्या क्या आ जाता है, या 5-6 परिभाषाएं और थोड़ा सा उसका सूत्र आपको याद है, गणित याद है, कैसे भी आ जाए ना सवाल हमको, तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए।
और अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आपका गणित में एक भी नंबर काटने वाला कोई नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। रेगुलर आप मेरे साथ नियमित मेहनत करते रहें, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आप 100/100 के रूप में आप पहुंचोगे। यानी आप ये मान के चले कि हम एक मिशन पे हैं और वो मिशन है हमारा 100/100। आप इस कोरोना काल में भी आप इसका बिल्कुल पूरा उपयोग कर सकते हैं कि मुझे 100/100 के रूप में वहाँ पर बात करनी, मिशन आपको बनाना है। कक्षा 9 के विद्यार्थी भी यहाँ तक आपके सिलेबस में है, 100% है। तो कक्षा 9 और कक्षा 10 का ये कॉमन टॉपिक था। मैंने कक्षा 10 के जो पाठ के नाम तक ला के छोड़ा, अभी मैंने पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। अभी हम इस वास्तविक संख्या तक आए हैं और वास्तविक संख्या से हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर भगवान सिंह गुर्जर बोली SWM पर मैं आपको मिलूँगा और आप भी अपने जो सहपाठी है, आपके साथी है, उन तक इस चैनल को शेयर करें जिससे कि वो सब्सक्राइबर करें और मेरे जो वो क्लासें हैं, ई क्लासें, ई कंटेंट उन तक पहुंचते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।